नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार। आज के अखबार में आज हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार सिर्फ आपसे जुड़ा है और आपके काम की हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज आपको दिखाते हैं आज के अखबार की कई सुर्खियां, जिसमें सबसे पहले आज हम यहां पर बात करेंगे अमर उजाला को लेकर। अमर उजाला में सबसे जो प्रमुखता से खबर छापी गई है वो है कि हरियाणा की हवा सबसे ज्यादा जहरीली है, प्रदूषित है। देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है वो है जींद। लगातार प्रदूषण को लेकर हर खबर आप लोगों को चेतावनी भी दे रहा है, आप लोगों से अपील भी कर रहा है, आप लोगों को समझा भी रहा है। हरियाणा की हवा सबसे जहरीली है और देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है वो जींद है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि गुणवत्ता निगरानी आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ संयुक्त बैठक कर दिल्ली एनसीआर में गहराते प्रदूषण की समस्या से निपटने के उपायों पर मंथन किया है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यही है जिस पर आज हम विश्लेषण भी करेंगे कि प्रदूषण की जो समस्या है वो 1 या 2 दिन से नहीं, लगातार बनी आ रही है और इस समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। जो दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो दर्शक भी यहां प्रदूषण की समस्या से काफी ज्यादा परेशान होंगे। लगातार जब आप बाहर पहुंच रहे होंगे, अपने घरों से निकल रहे होंगे, तो आपको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो टोहाना से हमारे साथ डॉक्टर सतीश जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ, और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर सतीश से। दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सतीश जी मैं आपके पास पहुंचूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर अमर उजाला ने बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को छापा है कि हरियाणा की हवा सबसे जहरीली है और जींद में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है जींद। साफ तौर पर देखा जाए यहाँ पर तो पराली जलाने की वजह से प्रदूषण सबसे ज्यादा हो रहा है, लोगों को समस्याएं हो रही हैं और दिन पर दिन अगर हम बात करें आंकड़ों की तो पराली जलाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। लगातार चालान काटे जा रहे हैं लोगों के, लगातार अपील की जा रही है, समझाया जा रहा है उन लोगों को, किसानों को खास तौर से कि पराली मत जलाइए, क्योंकि पराली जलाने की वजह से सिर्फ लोगों को या दूसरों को नहीं, आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है और स्थिति यह है कि हर रोज जब हम अपने बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज के अखबार की खास तौर से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बात इसी की करते हैं कि प्रदूषण की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? हाँ कंचन, मैं आपको बता दूं कि लोगों को प्रदूषण के कारण कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सांस की बीमारी है, सांस की बीमारी में बहुत दिक्कत होती है, एलर्जी बहुत होती है और साथ में दम घुटने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इससे काफी लोगों को, मतलब खासकर छोटे बच्चों को व बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब पूरे देश में 144 जगह पे जो है ना उनको खतरनाक बताया गया है। हरियाणा में 17 जगह को खतरनाक बताया गया है। सबसे ज्यादा खतरनाक जींद में पोल्यूशन रहा है। तो पूरे एनसीआर में ही जो है इसको जो फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए। साथ में पराली जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ कल भी एसडीएम ने कई जगह छापे मारकर पराली जलाने की घटनाओं को पकड़ा था और साथ में उनको समझाया था कि पराली जलाना बहुत ही खतरनाक है, इससे आपके शरीर को तो नुकसान होगा ही, साथ में अन्य लोगों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सतीश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पराली जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन अखबारों में लगातार जो हेडलाइन है वो प्रदूषण को लेकर ही है और लोगों को यहाँ बार बार समझाया जा रहा है कि पराली ना जलाएं। लगातार हर खबर भी ये अपील कर रहा है कि पराली जलाने की वजह से यहाँ आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी परेशान कर रहे हैं, अपने घर में अपने बुजुर्गों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए कि पराली जलाने की वजह से आपके घर के लोगों को भी समस्याएं हो सकती हैं। आपको बहुत छोटी सी चीज लगती है लेकिन वाकई
पराली जलाने की वजह से लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जहां घटना चाहिए धीरे धीरे वहां बढ़ता जा रहा है और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगे मैं। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमर उजाला अखबार की, अमर उजाला में साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रदूषण की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। जींद को लेकर लिखा गया है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर है तो वो जींद शहर है। क्या कहेंगे इस पर? पूरे हरियाणा की, जींद ही नहीं पूरा हरियाणा इस समय जो 22 जिले हैं, 22 में से 17 जो हैं वो बुरी श्रेणी में हैं, बहुत बुरी हालत में हैं। और उनमें अगर यमुनानगर की बात करें, बल्लभगढ़ की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, बहुत बुरी हालत में है। और इसके लिए एक दो कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। पराली बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ कारण है उद्योग और साथ है माइनिंग जोन, कई तरह की चीजें हैं, लेकिन उनके समाधान का कोशिश होनी चाहिए। एक दूसरे पर जो बयानबाजी होती है उससे बचना चाहिए। जैसे अभी बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री उसका जवाब देते हैं। इसकी बजाय जमीनी हकीकत समझनी चाहिए और आपने यहाँ जो भी देखते हैं उनका हल किया जाना चाहिए। बहुत गंभीर समस्या है और ये आज की नहीं है, पिछले काफी समय से चल रही है, इसलिए इसका समाधान अभी तक निकला नहीं है, लगातार बढ़ रही है ये दिक्कत। जी बिल्कुल, साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी समस्या यही है, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर पराली एकमात्र यहाँ पर कारण नहीं हो सकता है। पराली के अलावा गाड़ियों का जो धुआं है सर, उसकी वजह से भी काफी समस्याएं हो रही हैं। गाड़ी के धुएं की वजह से दीपावली के बाद से ही लगातार अगर हम बात करें तो काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रदूषण की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। अब हम यहाँ पर हमने बात कर ली है अमर उजाला के बारे में, अब हम यहाँ पर दैनिक ट्रिब्यूनल की बात कर लेते हैं। आज से दोबारा यहाँ पर करतारपुर साहिब गलियारा खुलेगा एक बार फिर से। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार ने करतारपुर साहिब की अगर हम बात करें तो गलियारे को बुधवार के द्वारा यहाँ पर खोलने का फैसला ले लिया है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को खुद इसकी घोषणा की है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि करतारपुर गलियारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के यहाँ पर अंतिम विश्राम स्थल गुरुद्वारा साहिब, पाकिस्तान को पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा यहाँ पर बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ता है। कोविड-19 के प्रकोप के बाद से ही मार्च 2020 से रुकी हुई थी तीर्थ यात्रा, जिसे फिर से शुरू करने की घोषणा शुक्रवार को गुरु नानक देव की जयंती से 3 दिन पहले की गई है। यहाँ पर अमित शाह ने ट्वीट किया है, एक बड़ा फैसला जो लाखों सिख श्रद्धालुओं को लाभ पहुंचाएगा। इस पर यहाँ पर सतीश जी आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से दैनिक ट्रिब्यूनल ने इस पूरे खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ छापा है कि आज से दोबारा करतारपुर साहिब गलियारा खुल जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? तो सतीश जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। सुरेंद्र जी आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। दैनिक ट्रिब्यूनल ने इस खबर को पूरी प्रमुखता के साथ छापा है क्योंकि कोरोना की वजह से 2020 में मार्च में यहाँ पर द्वार बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब जब कोरोना का दंश थोड़ा सा कम हुआ है तो अब यहाँ पर करतारपुर साहिब के गलियारे यानी कि वहां के द्वारों को खोला जा रहा है। सिख धर्म के लिए एक राहत भरी खबर है, एक खुशी भरी खबर है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी खबर को? खबर है और इसके लिए सिख श्रद्धालु बड़े समय से प्रयासरत थे और कोशिश कर रहे थे कि ये गलियारा खुले, क्योंकि ये पूरे देश के सिखों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अब जब खोला है तो अगले 2 दिन बाद गुरु नानक जयंती है, उसको लेके सिख श्रद्धालु काफी परेशान थे, काफी दिक्कत में थे, बार बार सरकार से गुहार लगा रहे थे। अभी 4 दिन 5 दिन पहले ही पंजाब के बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी, गृह मंत्री जी से मुलाकात की थी इसको लेके, और अब ये खुशी की खबर सभी के लिए आई है। 2 दिन बाद ही जैसे गुरु नानक जयंती है और उस पर श्रद्धालु वहां पहुंच पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे अपने गुरुदेव के, और इसी को लेके प्रयास भी चल रहे थे। और सरकार के लिए भी और सिख श्रद्धालुओं के लिए बहुत खुशी की बात है और काफी उत्साह है सिख श्रद्धालुओं में स्पेशली। जी भी बने हुए हैं। सतीश जी, दैनिक ट्रिब्यूनल की यह खबर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी बातचीत कर रहे हैं। सरकार ने करतारपुर साहिब गलियारे को बुधवार से यहां पर खोलने की इजाजत दे दी है। 2020 में मार्च में इसके द्वार बंद कर दिए गए थे क्योंकि कोरोना की वजह से यहां पर पूरी तरीके से हालात बिल्कुल बेकाबू थे, लेकिन अब खोल दिए गए हैं, जिससे सिख धर्म के अंदर काफी राहत नजर आ रही है, खुशी का माहौल नजर आ रहा है। किस तरह से इस पूरी खबर को देखते हैं?
हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे जो क्षेत्र है, जो पूरा जो पंजाबी क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों को, तो खासतौर यहाँ के लोगों को काफी प्रसन्नता महसूस हो रही है। काफी लोग यहाँ से जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, चले भी गए हैं। तो इससे जो हमारा समाज है, खासतौर पर हिंदू समाज व पंजाबी समाज को इससे काफी प्रसन्नता हो रही है। उनका कहना है कि अगर ये गलियारा लगातार खुला रहता है और हमें जाने की इजाजत रहती है, तो हमारा काफी लोगों की, यहाँ के लोगों की आस्था वहां से जुड़ी हुई है, तो जिससे काफी लोग प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं जी। और साफ तौर पर अगर देखा जाए, यहाँ पर गुरु नानक देव जी के अंतिम विश्राम स्थल है गुरुद्वारा। यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से लोगों की आस्था यहाँ पर सतीश जी जुड़ी हुई है, और यही आस्था है जिसकी वजह से जैसे ही ये फैसला आया है, उसके बाद से सिख धर्म के अंदर काफी खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये कार्तिक का महीना है। कार्तिक के महीने में खास तौर पे ऐसे जो ये समाज को, जो हिंदू समाज है या पंजाबी समाज है, सिख समाज है, इसको जो काफी तरह के कार्यक्रम होते हैं। रोजाना ही एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और पूरे कार्तिक महीने के अंदर। तो इससे आखिरी दिनों में, जैसे अब 2 दिन बाद ही जो पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी, उनका दिवस आ रहा है, गुरु नानक देव दिवस आ रहा है। तो वहां पे लोग जो करतारपुर जाना चाहते हैं, तो उनको जो है ना जाने की इजाजत दी गई है। तो इससे लोग काफी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल जी कंचन। तो अगली खबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बात कर ली है यहाँ पर अमर उजाला अखबार की, इसके साथ ही दैनिक ट्रिब्यूनल की बात भी हो चुकी है। यहाँ पर एक और खबर है जो बहुत ही प्रमुखता से यहाँ पर छापी गई है। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लोगों का किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ये जेपी दलाल का कहना है। कृषि एवं कल्याण मंत्री जेपी दलाल हैं, जिन्होंने मंगलवार को साफ तौर पर कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए किसानों का नाम लेकर हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। दिल्ली पर बैठे, यहाँ पर बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है। इस खबर पर भी हम विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये साफ तौर पर जेपी दलाल का कहना है। सतीश जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। जिस तरीके से किसानों का लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, लगातार बैठे हुए हैं, अब साफ तौर पर यहाँ पर जेपी दलाल ने कह दिया कि दिल्ली बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इस खबर को किस तरीके से आप देखते हैं? आवाज मिल रही है आपको मेरी? आप मेरे से पूछ रहे हैं? मैंने आपसे प्रश्न पूछा। हम इस वक्त यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लोगों की। जो लोग दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है यहाँ पर जेपी दलाल का। कृषि और कल्याण मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर? किस तरह से देखते हैं इस खबर को? ये बात कहीं कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि किसान इस समय अपने खेतों में काम कर रहे हैं। धान की जो समापन है उसका हो रहा है, बिजाई शुरू हो गई है। तो उससे कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, और कुछ हद तक इसे कहा भी जाएगा कि किसान, कुछ लोग किसान भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से निकल के वहां बैठे हुए हैं। तो इसमें कुछ सच्चाई भी नजर आती है और कुछ विरोध भी नजर आता है। तो विरोध इसलिए नजर आता है क्योंकि जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग जो खास तौर पे युवा वर्ग वहां पहुंचा हुआ है, और जो बुजुर्ग हैं, जो खेतों में काम नहीं कर सकते हैं, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। जी कंचन। सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी यही सवाल, आखिर किस नजरिए से इस पूरी खबर को देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कृषि और कल्याण मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतनी ठंड में जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, इस तरह से उन्हें दरकिनार कर देना, क्योंकि वो भी किसान ही हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं, अपना वक्त लगाकर लगातार किसानों के साथ समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार सीधे उनको यहाँ पर दरकिनार कर देना कि उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी खबर को? बिल्कुल, मैं इसे राजनीतिक बयानबाजी मानूंगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से किसान बैठे हुए हैं, लगभग 1 साल होने वाला है, और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए।
सरकार ने भी कोशिशें की हैं, बातचीत द्वारा हल निकले, लेकिन बात वही है, सरकार तीनों जो कानून हैं उनको वापस लेने को तैयार नहीं है। संशोधन जरूर सरकार करना चाहती है, लेकिन किसान चाहते हैं पहले बिल वापस हो, उसके बाद चर्चा हो। लेकिन सरकार कहती है जब बिल वापस हो गए तो चर्चा वाली क्या बात रह जाएगी। तो इसी को लेके गतिरोध बना हुआ है और इसी को लेके बयानबाजी होती है बार बार। किसान चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो, दोबारा से बातचीत का रास्ते शुरू किए जाएं। सरकार कहती है हमारे रास्ते जो हैं खुले हुए हैं, कभी भी किसान आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। लेकिन बातचीत कैसे और कब शुरू हो, इसको लेके सरकार को ही कोई निर्णय लेना होगा, दोबारा से पहल भी करनी होगी। अब ये जो बयान है इसको उसी नजरिए से देखा जा सकता है कि किसान जो है, नेचुरली वो किसान है जो बैठे हुए हैं, पिछले लंबे समय से बैठे हुए हैं और बार बार वो अपना दबदबा भी दिखा चुके हैं। अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों में रैलियां कर चुके हैं, बता चुके हैं कि हम किसान हैं और हम ही दिल्ली में बैठे हुए हैं। इसे मैं एक राजनीतिक बयानबाजी के रूप में बताता हूं। बिल्कुल, इसके साथ ही अब हम यहाँ पर बात करेंगे साफ तौर पर जिस तरीके से दैनिक जागरण में एक खबर को यहाँ पर बड़ी प्रमुखता के साथ छापा गया है कि ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस के अंदर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कल विधायक दल की बैठक में यहाँ पर हुड्डा ने बुलाई, लेकिन बुलाने के साथ ही अब कांग्रेस के अंदर खाने यहाँ पर अंतर कलह शुरू हो चुका है ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर, क्योंकि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इस चुनाव में इसकी टोपी उसके सर चलाने का जो चलन है वो यहाँ शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस के अंदर अंतर कलह की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ऐलनाबाद उपचुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज यहां पर कांग्रेस के लिए बन गई। वहां की हार को शायद कांग्रेस यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि अब आपस में ही एक दूसरे के ऊपर इसके हार का ठीकरा फोड़ने लगे हैं। इस पर बातचीत कर लेंगे। सुरेंद्र जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजे आए उसके बाद यहां कांग्रेस की हार को लेकर अब कांग्रेस के अंदर अंतर कलह शुरू हो चुका है। कल विधायक दल की बैठक हुई सर, इस बैठक में यहां पर जो कुछ भी निर्णय लिए गए, साफ तौर पर देखा गया कि इस बैठक के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं के अंदर अंतर कलह शुरू हो गया है। क्योंकि अब तक जो तस्वीर देखी जा रही थी वो यही देखी जा रही थी कि इसकी टोपी उसके सर पहना रहे थे। कभी बेनीवाल को कहा जा रहा था, कभी कुमारी शैलजा को कहा जा रहा था, तमाम लोगों के ऊपर इसका आरोप लग रहा था कि आखिर हार किसकी वजह से हुई है। लेकिन अब अंतर कलह की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ऐलनाबाद चुनाव था उसमें जो कांग्रेस की स्थिति रही है वो काफी बुरी रही है। कांग्रेस शुरू में बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से काम करना चाहिए था सभी नेताओं को मिलकर, वो शायद वहां नहीं किया गया है और अब उस बात का ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ने की तैयारी हो रही है। हाईकमान भी इस पर नजर बनाए हुए है और हरियाणा से अलग अलग फीडबैक लिया जा रहा है और जो नेता हैं, हरियाणा के नेता जो हैं, चाहे प्रदेशाध्यक्ष हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे उनके सहयोगी हैं, सभी एक दूसरे पर ये बात थोप रहे हैं कि आपकी वजह से आ रही या आपके कारण रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के वहां एकजुट नजर नहीं आई। दिखाने के लिए जरूर वहां नेताओं के दौरे हुए हैं, कोशिशें हुई हैं कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की, लेकिन सच्चाई में, हकीकत में वो बात नहीं थी। जो बाकी लोग थे वो चाहते थे ये हार का ठिकरा जो है वो प्रदेशाध्यक्ष के ऊपर फोड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि ये सारा मामला जो है वो बाकी नेताओं जिनको जितना जोर लगाना चाहिए था वो नहीं लगाया गया, उसकी वजह से हार हुई है। लेकिन ये सारा फीडबैक हाईकमान भी ले रहा है और उसके बाद कोई ना कोई इस पर निर्णय भी होगा। सतीश जी, आपसे मेरा यही प्रश्न होगा, जिस तरीके से यहाँ पर ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस की हार सामने आई, उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर तो जारी है, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन अब जाकर जो कल विधायक दल की बैठक हुई है, इस बैठक के बाद यहाँ एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इन पार्टी के अंदर ही तमाम नेताओं की चल रही थी, वो अब अंतर कलह में यहाँ पर सामने आ रही है। लगातार खबरें आ रही है कि कांग्रेस के अंदर ही अंतर कलह शुरू हो गई है ऐलनाबाद उपचुनाव के यहाँ पर हार के नतीजे सामने आने के बाद। किस तरह से देखते हैं इस पूरी खबर को? हाँ बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं कि ये अंतरकलह है, जो कांग्रेस की अंतरकलह है वो पिछले 7 वर्षों से लगातार चल रही है। कांग्रेस में 3-3, 4-4 गुट बने हुए हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये चुनाव पे भी असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है चुनाव पे भी, क्योंकि जो गुट आपस में बने हुए हैं वो एक दूसरे को जब नीचा दिखाएंगे तो टांग खिंचाई होगी, तो चुनाव पे असर पड़ेगा। तो अब बैठक में साफ तौर पर निकल कर सामने आया कि एक दूसरे को टांग खिंचाई हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे
आने वाले समय में भी कांग्रेस की राह आसान नहीं हो पाएगी। आपस में टांग खिंचाई की वजह से शायद यही भूल गए हैं ये कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम लोग, कि जनता की नजर भी इनके ऊपर ही और हम जैसे लोगों की नजर भी इन लोगों पर ही है कि आखिर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। जनता को संभालने का काम तो ये तब करें जब ये खुद अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल पाए, क्योंकि वाकई आप लोग भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस के अंदर, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि ये अभी की बात नहीं है, पिछले 7 सालों से अंतर्कलह चल रही है और अपने पार्टी के नेता को ही ये संभाल नहीं पा रहे हैं। क्यों, सही कह रही हूं मैं सतीश जी? हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लोग भी एक दूसरे से बातें करते सुन रहे हैं। एक दूसरे से बातें करते हैं तो सिर्फ यही बातें चलती हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है, सिर्फ यही बातें चलती है। और उनका यह भी मानना है कि जो देश में कोई बड़ा नेता अभी तक उभर कर सामने नहीं आया है, कि जो नेता हैं उन्हें वो मंजूर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे प्रदेश में भी एक दूसरे पे टांग खिंचाई, वो लोग ये मानते हैं कि हुड्डा किसी गुट से है और रणदीप सुरजेवाला किसी गुट से है, कुमारी शारदा किसी गुट से है। तो ये आपस में जब तक एक जगह पर नहीं बैठेंगे तब तक इनका पार पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल 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 सही आपने कहा कि जब तक पार्टी के अंदर ही यहाँ पर एकता नजर नहीं आएगी तब तक जनता आपको क्या मौका देगी। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सतीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अखबारों के विश्लेषण में आज यहाँ पर कई अखबारों की बात हुई, दैनिक जागरण की, दैनिक ट्रिब्यूनल की, अमर उजाला की। यहाँ पर इन तमाम अखबारों का विश्लेषण हम इस वजह से करते हैं ताकि मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो आप तक पहुंच जाए। हालांकि पूरे दिन खबरों का सिलसिला हर खबर हरियाणा पर यूं ही चलता रहता है, हर एक खबर से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन आज के अखबार में हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो अखबारों की जो मेन हेडलाइन होती है, जिन खबरों को प्रमुखता से दिखाया जाता है, जो खबर आप प्रमुखता से देखना चाहते हैं, उन खबरों को हम यहां पर आपको दिखाते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं कि आखिर इनके पीछे क्या कुछ वजह है। तो चलिए इसी के साथ आज के अखबार में मेरे साथ इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।